गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत रणनीति को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में शामिल करते हुए मंजूरी दे दी। भारत सरकार का यह कदम वैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं और उससे जुड़े दायित्वों के प्रति उसकी गंभीरता दर्शाता है, लेकिन कुछ हलकों से यह बात भी उठ रही है कि कैबिनेट के इस ताज़ा कदम में भारत के अपने कमिटमेंट से पीछे खिसकने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्लासगो के COP26 सत्र में दिए गए पंचामृत सूत्र में 5 प्रतिबद्धताएं घोषित की गई थी, जबकि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर प्रतिबद्धताओं में 2 का ही जिक्र है। ग्लासगो सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जिन 5 प्रतिबद्धताओं की बात कही थी वे हैं: भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक कर लेगा। वह अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी करने लगेगा। अभी से 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। इकोनॉमी की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी लाएगा और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसके बरक्स बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किए गए प्रेस वक्तव्य में 2 ही प्रतिबद्धताओं का जिक्र है। एक 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता GDP के 45% तक घटाना और 2 50% ज़रूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी करना। मगर इन आशंकाओं को तूल देने से पहले कुछ तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह कि ये प्रतिबद्धताएं 2070 तक भारत को नेट जीरो उत्सर्जन के बड़े लक्ष्य से जुड़ी हुई है और इस कैबिनेट के ताज़ा फैसले के बाद जारी प्रेस वक्तव्य में भी इस लक्ष्य का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यह कि भारत के इन लक्ष्यों के प्रति समर्पण का ज़्यादा सटीक परीक्षण इस बात से हो सकता है कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद से अब तक इस दिशा में कितने कदम उठाए या नहीं उठाए गए हैं। इस बिंदु पर हम देखते हैं कि भारत ने इस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए घोषित करने, एनर्जी यूज से जुड़े कानूनों में संशोधन करने और नेशनल हाइड्रोजन प्लान लाने जैसे कई कदम उठाए हैं। मगर इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि इस रास्ते पर भारत एक तरफा ढंग से आगे नहीं बढ़ता रह सकता है। विकसित देशों को भी अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। ग्लासगो सम्मेलन में भी भारत ने साफ किया था कि 2030 तक क्लाइमेट फंडिंग के तहत उसे $1 ट्रिलियन की सहायता मिलनी चाहिए। उम्मीद की जाए कि नवंबर में इजिप्ट में होने वाले अगले दौर की जलवायु वार्ता में इस पहलू पर गंभीरता से गौर किया जाएगा।
चुनावों के दौरान मतदाताओं से मुफ्त उपहारों के वादे के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया है। समिति के गठन के लिए उसने संबंधित सभी पक्षों, जिसमें राजनीतिक पार्टियां, नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक शामिल हैं, से सुझाव मांगे हैं। मुफ्त उपहारों के वादे को आपराधिक करार देने की मांग करने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो मुद्दे उठे हैं वे भारतीय लोकतंत्र के लिए काफ़ी अहम हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस पर डाल लेना उपयोगी होगा कि समय के साथ लोकतंत्र की चुनौतियों में किस तरह के बदलाव आए। भारत में चुनावों के शुरुआती सालों में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि समाज के कमज़ोर तबकों को पोलिंग बूथ तक किस तरह पहुंचाया जाए और बिना भय के मतदान करने के उनके हक को कैसे वास्तविकता में बदला जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर टी.एन. शेषन के आने तक कम से कम हिंदी पट्टी में यह सपना ही था कि गरीब और सामाजिक रूप से कमज़ोर तबकों के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे पाएं। यह स्थिति बाद में सालों में बदल गई, लेकिन चुनावों के धन और बाहुबल का असर कम होने के बदले बढ़ ही गया है। आपराधिक पृष्ठभूमि के और पैसा पानी की तरह बहाने वालों के चुनाव जीतने के आसार आज पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गए हैं। ऐसी स्थिति में चुनावों के दौरान लोक लुभावन वादे और मुफ्त उपहारों के ऐलान के मुद्दे को उठाना महत्वपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने लोकतंत्र की मौजूदा परिस्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी संसद में इस पर बहस के लिए वहाँ होगी। चीफ जस्टिस रमन का कहना था कि मुफ्त उपहारों का विरोध कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। ऊपरी तौर पर यह एक साधारण टिप्पणी लगती है, लेकिन वास्तव में मुख्य न्यायाधीश ने उस निराशा को व्यक्त किया है जो संसद में होने वाली बहस की मौजूदा स्थिति से उपजी है। पिछले कई सालों से संसद में ऐसी कोई बहस याद नहीं आती जिसने देश की दशा दिशा पर खास असर डाला हो। दलों के दायरे से बाहर जाकर लोकतंत्र के व्यापक मुद्दों पर बहस की उम्मीद ही नहीं दिखाई देती। ऐसे में यह उपयुक्त सवाल है कि क्या पार्टियां मुफ्त उपहारों के सवाल पर बहस करना चाहेंगी, जिसे जनहित याचिका दायर करने वाले वकील ने मतदाताओं को रिश्वत करार दिया है और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ माना है। इस बहस का एक अहम पहलू है मुफ्त उपहारों का वित्तीय पक्ष। जनहित याचिका के पक्ष में खड़े वकील का कहना था कि इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सार्वजनिक कर्ज में बढ़ोतरी होती है और सरकारी खजाने का घाटा भी बढ़ता है। केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल ने तो कहा कि लोक लुभावन वादों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह देश को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाएगा। मगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो कुछ अहम सवाल सामने आते हैं। स्टॉप।